बुद्धि बड़ी या पैसा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में हम आपके लिए बताएंगे कि बुद्धि बड़ी या पैसा बड़ा है। यह कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है, बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा राज किया करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। राजा सोचता था कि पैसे के ही बल से दुनिया के सारे काम चलते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख, ये कहावत झूठ नहीं है। राजा सोचता था कि मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश का राजा हूँ। मेरे सामने लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं चाहूँ तो रुपयों की सड़क डलवा सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो आसमान में सर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खोदकर फेंकवा सकता हूँ। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। फौज के बल पर किसी भी देश को मैं क्षण मात्र में कुचलवा सकता हूँ। राजा सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, पुत्र, स्त्री सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के नशे में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण ही उस राज्य के सभी कामकाज रीति रिवाज से चल रहे थे। रानी का कहना था कि बुद्धि के बल पर जितनी दुनिया चलती है, उतनी पैसे के बूते पर नहीं चलती है। लेकिन रानी राजा के सामने साफ बात कहने में संकोच करती थी। मित्रों, एक दिन की बात, राजा ने रानी से पूछा कि रानी, ये बताओ, पैसा बड़ा है या बुद्धि बड़ी है? रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कि सत्य का मुख तो रूखा होता है, पर राजा के अंदर पैसों का जो मूल्य बसा हुआ था, उसे रानी अच्छी तरीका से जानती थी। पर क्या करती, जब राजा ने पूछा है तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं केवल बुद्धि को महत्व देती हूँ, पैसे को कोई महत्व नहीं है। मैं केवल बुद्धि को ही बड़ा मानती हूँ, क्योंकि बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम काज चलते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो सब खजाने लुट जाते हैं और राजपाट चौपट हो जाता है। मित्रों, पैसे की इस तरह से निंदा सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में भरकर के राजा कहने लगा, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम पैसा के बिना अपनी बुद्धि के बल पर कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर के राजा ने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए राजा ने रानी को ना तो एक पैसा दिया था और ना ही किसी प्रकार का कोई सामान दिया। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी राजा ने उतरवा लिए। रानी मन ही मन सोचने लगी कि मैं एक दिन राजा को ये दिखा करके रहूंगी कि बुद्धि ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, कि बुद्धि भी कोई चीज होती है। जब रानी अपने नए मकान में पहुंच गई तो रानी ने अपने एक नौकर को बुलाकर 2 ईंटें मंगवाई थी। उन ईंटों को एक सफेद कपड़े में लपेटकर और अपने नाम की मोहर लगा दी। तब नौकर से कहा, मेरी ये धरोहर तुम उस धन्नू सेठ के यहाँ पर रखाओ और कहना कि रानी ने ये धरोहर भेजी है और इसके बदले में 10,000 रुपए रानी ने मंगाए हैं, और कहना कुछ दिनों के बाद में ये धरोहर वापस कर ली जाएगी और तुम्हें मैं सूद के रुपए वापस कर दिए जाएंगे। जब नौकर उस धरोहर को लेकर के सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने उस धरोहर पर रानी के नाम की मोहर लगी देखी तो सेठ समझ गया कि इसमें रानी की जरूर कोई कीमती धरोहर होगी, इसमें रानी के कीमती गहने होंगे। इसलिए उसने उस नौकर को 10,000 रुपए दे दिए। रुपया लेकर के नौकर रानी के पास आया। तब रानी ने उन रुपयों से एक व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए और रानी स्वयं उस व्यापार की देखरेख करने लगी। कुछ ही दिनों में रानी ने उस व्यापार से काफी पैसे कमाए थे और वो उस सेठ के भी 10,000 रुपए वापस कर दिए। उसके बाद भी रानी के पास काफी धन बच गया। रानी ने उस बचे हुए पैसे से गरीबों के लिए पाठशाला, दवाखाना, वृद्धा आश्रम ये सब खुलवा दिए थे। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। अब तो शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत सारे मकान बन गए और वहां रौनक सी बन गई। उधर रानी के चले जाने से राजा अकेला हो गया था, क्योंकि जब रानी थी तो वह राज्य के सभी कामों को संभालती थी
और राज्यकार्य के कार्यों में उचित सलाह भी देती थी। रानी के सामने धूर्तों की दाल नहीं गलती थी, पर अब रानी के चले जाने पर उन धूर्त लोगों की बन आई। धूर्त लोग आकर के राजा को ठगने लगे। अब तो उस राज्य में अंधेर गर्दी बढ़ गई। अब नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में राज्य का सारा खजाना खत्म हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य का सारा धन हड़प गए। अब तो राजा को नौकरों का वेतन भी चुकाना महंगा पड़ गया। राज्य की ऐसी दशा देख करके राजा घबरा गया। राजा अपना मन बहलाने के लिए अपना राज्य का सारा भार मंत्रियों पर सौंपकर देशाटन के लिए निकल गया। जब राजा अपने नगर से बाहर निकला तो नगर के बाहर उसे कुछ ठग और मिल गए। उन ठगों में से एक काना ठग आकर के राजा से बोला, राजा साहब, मेरी आंख आपके यहाँ 2000 रुपए में गिरवी रखी थी। वादे के मुताबिक अब आप रुपए लेकर के और मेरी आंख मुझे वापस कर दीजिए। राजा कहने लगा कि भाई, मेरे पास किसी की कोई आंख फांक नहीं है, आप मंत्री से जाकर के पता करो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आंख आपके पास गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख वापस दें। जब बाढ़ ही फसल को खाने लगेगी तो फिर रक्षा कौन करेगा? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ ना करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? जब आप मेरी आंख नहीं दोगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। ठग की ऐसी बातें सुनकर के राजा बहुत परेशान हो गया। बदनामी से बचने के लिए राजा ने ऐसे तैसे 4000 रुपए दे करके और उस आंख वाले को विदा किया। अब राजा साहब कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्हें एक बूचा मिल गया था। वो बूचा आदमी भी राजा के सामने आकर के खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरा कान आपके पास गिरवी रखा था, आप अपने रुपए लेकर के मेरा कान मुझे वापस कर दीजिए। राजा ने उस बूचे को भी 4000 रुपए देकर के अपना पीछा छुड़ाया। इस तरह से राजा के रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ करके चले गए। राजा साहब जो भी रुपया पैसा लेकर अपने साथ आए थे वो इस तरह से सब ठगों ने लूट लिए। अब राजा खाली हाथ ही चौबोला के देश में पहुंच गए। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसकी एक शर्त थी कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा मैं उसी के साथ में शादी करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे वे राजा साहब भी उसी देश में पहुंच गए। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में भी पानी भर आया। उनकी इच्छा उस राजकुमारी के साथ में विवाह करने की हुई। दोस्तों, राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचे। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर दी। थोड़ी देर के बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की वहां पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर के बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलावा आया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल में भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने लगी। दोस्तों, जब रानी को पता चला कि राजा साहब इस राज्य को छोड़ करके जा चुके हैं तो रानी को बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश को निकल पड़ी। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए जो राजा को मिले थे। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आंख 2000 रुपए में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कर दीजिए। रानी बोली, ठीक है, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में से तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, मैं उसके तौल के बराबर आपकी आंख आपको दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी सी मर गई। वह बहुत घबरा गया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी से निकालो, उसी के तौल की आंख मैं आपको दे दूंगी। ठग हाथ पैर जोड़ करके माफी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना नहीं चाहती हूँ। तुम जल्दी से अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो मैं सिपाहियों से कहकर तुम्हारी आंख निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपए रानी को देकर ऐसे तैसे अपनी जान छुड़ाई।
यही हाल बूचे का भी हुआ था। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपये देकर के रानी से अपना पिंड छुड़ा लिया। दोस्तों, ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबोला के देश में पहुंच गई। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़वाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और अपने साथ एक चूहा लिया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी निकालकर खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुषज्ञ वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। इन्हें देखकर के चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत नहीं सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। राजकुमारी ने चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक राजकुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था तो उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तो राजकुमारी बिल्ली को सिर हिलाने का इशारा करती थी, जिससे कि वह दीपक की लो ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले से सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते राजकुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। उसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस बिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ा। राजकुमारी के बार बार इशारा करने पर बिल्ली टस से मस नहीं हुई। हुआ ये, राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई कि राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया था। अब रहा भामरे पड़ने का सवाल, तो वह घर चलकर के इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ में शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा हुआ था। इस खलीते में उनके खाने के लिए खाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच में रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी ये दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन में भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर के हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराकर उनकी सबकी छुट्टी कर दी। राजा ने उस राजकुमार की जय जयकार बोलकर सीधे घर की राह पकड़ ली। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर के हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ में अपने नगर को चली गई। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। उधर राजा जब लौटकर आए, अपने नगर में आए, तो देखते हैं क्या कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर के राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी भी वैसा ही था जैसा कि पहले था। संध्या के समय उसने रानी को बुलवाया। पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीता और हकनी और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर के रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर के उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला
कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरी ही ये बुद्धिमती रानी है। राजा ने लज्जित होकर के सिर नीचा कर लिया, फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया है कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। दोस्तों, इस तरह से उस चौबोला का विवाह राजा के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।